अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिए एंड अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली फेसबुक पेज ओपन करके लाइक कर दीजिए। जनूबी एशिया यानी साउथ एशिया हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट खिता है, चाहे आप इसको स्ट्रेटजिकली देखें, जोग्राफिकली देखें, या आप इसको इकोनॉमिकली देखें, इकोनॉमिक के लिहाज से देखें, या आप इसको डिफेंस से रिलेटेड देखें। जिस लिहाज से भी आप इस खिते को उठा के देखेंगे तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट खिता नज़र आएगा। इसी के लिए इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वेस्ट ने कभी इस खिते को अमन में आने ही नहीं दिया, और अमन में कैसे नहीं आने दिया इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने टाइटल दिया है वो है इंडिया द पीस स्पॉइलर। इंडिया पीस स्पॉइलर क्यों है इस पर भी हम आएंगे, क्योंकि इंडिया, मैं समझता हूँ इंडिया इस वक्त बेवकूफ़ है। आप समझ लीजिए वो अपने समझदारी से काम नहीं ले रहे इस वक्त। बात हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान और इंडिया से। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात तब से ही हैं जब पाकिस्तान इंडिया अलग हुए, और इनकी आप स्टूपिडिटी का इससे अंदाज़ा कीजिए कि एक मुल्क अपने मुल्क के टूट जाने की खुशी मनाता है 15 अगस्त को हर साल, तो आप इनकी स्टूपिडिटी का यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल ये तो अलग चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हमेशा से ख़राब रहे, शुरुआत से ही, इसके स्टार्टिंग से ही। जब कश्मीर का मसला शुरू हुआ, राजा ने वहाँ के ट्रीटी साइन कर ली इंडिया के साथ। इंडिया उस टाइम बड़ी समझदारी दिखा रहा था। उन्होंने कहा भाई हम तब तक फौज नहीं भेजेंगे जब तक तुम हमारे साथ इलाहात ना कर लो। तब इलाहात हुआ और वहाँ पे जंग शुरू हुई। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर वाली साइड पाकिस्तान के पास आई, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, वो सारा एरिया इंडिया के पास आ गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितनी भी जंगें हुई, चाहे वो 1965 हो, उसके अंदर ऑपरेशन गिब्राल्टार हो, या उसके बाद 71 को तो चलें उसको छोड़ दें, फिर उसके बाद ये 2 जंगें हो गई, फिर उसके बाद तीसरी कारगिल वॉर हो गई। कारगिल वॉर के बाद अब जो रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ बालाकोट को लेके, जो इन्होंने स्टूपिडिटी की लाइक अपने पेलोड फेंक के भाग गए। फिर उसके बाद इन्होंने अपने जहाज़ भेजे, तो अभिनंदन साहब अपनी धुन में थे तो उनका जहाज़ गिरा दिया। तो ये जितनी भी हमारी जंगें इंडिया के साथ हुई 71 की कॉन्स्पिरेसी के अलावा, साजिश के अलावा, वो सब कश्मीर पे बेस्ड थी, कश्मीर को लेकर थी। क्यों थी इस पे हम आते हैं, इस पे हम बात करते हैं। देखें, पाकिस्तान जब भी भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करेगा या करता है, पाकिस्तान का पहला एक ही मोटिव होता है, और पाकिस्तान हमेशा से एक ही बात बोलता है। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये बात क्लियरली बोल दी है कि देखें, ताल्लुकात हमारे तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप कश्मीर के मसले को हल नहीं करते, जब तक आप कश्मीर का उसके ऊपर से जो स्पेशल स्टेटस ले लिया गया है उसको वो आप बहाल नहीं करते। हम आपके साथ ताल्लुकात स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बोला। देखिए, हमारे दोनों के ताल्लुकात के बीच में प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कश्मीर को लेके कभी भी ताल्लुकात ठीक नहीं होते। भारत तैयार ही नहीं है, यूएन के रेजोल्यूशंस के मुताबिक चलने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने बोला हम वहाँ पे इलेक्शंस करवाएंगे, रेफरेंडम होगी, वहाँ पे हम उनकी आवाम की राय मानेंगे, और मेजॉरिटी हम सब जानते हैं कि उनकी आवाम की क्या राय है। इवन अगर वहाँ की आवाम चाहती है कि वो अपना अलग कंट्री बनाए, पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है और करता रहेगा। या अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो हम उनकी उस स्टेटमेंट को भी, उनकी अपनी एक जो राय है, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन देखें, 6 लाख से ज़्यादा की फ़ौज भारत ने कश्मीर के अंदर तैनात की हुई है, 6 लाख से ज़्यादा की। ये तो वो नंबर्स हैं जो किसी न किसी तरह पता चलते हैं, प्रॉपर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से। इंडिया की गवर्नमेंट ने तो कभी इनको डिस्क्लोज़ नहीं किया अपने जो नंबर्स हैं इनके। तो देखें, और फिर उसके बाद ये एक फैक्टर आ गया पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक ना होने का। अब जो दूसरा फैक्टर आता है वो क्या है? दूसरा फैक्टर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के अंदर हम पिछले 1 महीने से ज़्यादा से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे भारत क्या करता रहा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस ज़मीन इस्तेमाल होती रही, और भारत अगर उसको अच्छे एक सोच से इस्तेमाल करता तो फिर वो बात फिर भी सेंस बनाती थी। बट वैसा नहीं हुआ। भारत ने उसको प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल किया, 5th जनरेशन वॉर के लिए इस्तेमाल किया, और एट दी एंड अब एक तरह से वो आइसोलेट होकर बैठ चुका है। लिटरली इस वक्त इंडिया अफगानिस्तान के मसले पे आइसोलेट है, और उनकी बौखलाहट का आप अंदाज़ा इससे करेंगे UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाके उनकी बौखलाहट निकलती है कि वो अगस्त के अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो पाकिस्तान को उस मसले पर बात करने नहीं देते, जबकि पाकिस्तान ने ऑफर की कि हम इस मसले पर बात करना चाहते हैं क्योंकि हम अफगानिस्तान के नेबर हैं और हम उस सिचुएशन को बेटर समझते हैं। ये इन्होंने हमें वहाँ पे बात नहीं करने दी। फिर उसके बाद आपने रिसेंटली देखा OIC की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कौन से जो है, उसके अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, उसके अंदर अफगानिस्तान की सिचुएशन पे बात की गई। लेकिन देखें, हर मुल्क के लिए ना, अब हर मुल्क के लिए साउथ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ना जियो पॉलिटिक्स समझा देता हूँ क्या होती है।
देखिए जियो पॉलिटिक्स, ये दो वर्ड से निकल कर बना है, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स। देखिए कोई भी मुल्क होता है ना, उसकी जो ज्योग्राफी होती है वो उसके जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक्स है ना, या उसने फॉरेन पॉलिसी कैसी बनानी है, वो उसके अंदर बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। अब जैसे समझ लीजिए रशिया है, रशिया की एक साइड बर्फ़ से ढकी रहती है। अब उसने ऐसी पॉलिसी बनानी है, ऐसी प्लान्स तैयार करने हैं कि वो सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया या यूरोप तक ऐसे रूट्स बना पाए जहाँ से वो ट्रेड को अपने जारी कर पाएँ, क्योंकि उनकी वन साइड जो है वो बर्फ़ से ढकी रहती है आधा साल तकरीबन। तो इसलिए अब रशिया ने ऐसे अपने प्लान्स तैयार करने हैं जिससे वो उनको लेके चल सकें। पाकिस्तान है, पाकिस्तान जानता है कि मानसून कब स्टार्ट होना है, पाकिस्तान जानता है कि हमारे डैम्स कब भरने हैं, पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा मौसम कब आ रहा है, कब फ्लड आना है, कब क्या होना है, कब की क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान जानता है कि हमारे वेस्ट में कौन बैठा है, हमारे नॉर्थ में कौन बैठा है, हमारे साउथ में कौन बैठा है, हमारे ईस्ट में कौन बैठा है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान जानता है। और पाकिस्तान जब अपनी फॉरेन पॉलिसी तैयार करता है तो वो इंडिया को मद्देनज़र रख के करता है, वो ईरान को मद्देनज़र रख के करता है, वो अफगानिस्तान की सिचुएशन को मद्देनज़र रख के करता है। हम सारे ममालिक को फिर मद्देनज़र रख कर करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को तैयार कि हमने इन ममालिक को किस तरह से टैकल करना है, क्योंकि हमने देखा है बड़े अरसे तक ईरान के थ्रू भी हमारे मुल्क में टेररिज्म आती रही। इवन कुलभूषण यादव उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ये हो गई पाकिस्तान की, मैंने आपको समझाया जियो पॉलिटिक्स कैसे तैयार की जाती है, जो अपनी ज्योग्राफी को ध्यान में रख के किया जाता है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, दुनिया में जिन दो ममालिक को बेस्ट माना जाता है ना जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मैं उनको आपको बताता हूं। जिसमें पहले नंबर पर है आपका यूएस की जो ज्योग्राफी है ना, वो दुनिया की बेस्ट मानी जाती है जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड। देखिए उसके कनाडा उसका दोस्त है, उसके साथ जो बैठा है नॉर्थ में, साउथ में मैक्सिको बैठा है। तो इसके आसपास आगे पीछे समंदर है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ये सारी जगहें आ जाती हैं। तो ये जो है इसने अब अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसे तैयार करनी है, ऐसे इसने स्ट्रेटजी से अपने प्लान्स बनाने हैं कि ये, और फिर उसके बाद ये अपने हर मुल्क के साथ लड़ता है। क्यों लड़ता है? उनको पता है कि हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि हम पे हाथ डालना आसान नहीं है। इसीलिए यूएस की जो ज्योग्राफी है उसको वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है हर लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जंग होती है, पाकिस्तान किसी बैरूनी मसले में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि इधर इंडिया बैठा है, उधर ईरान, उधर अफगानिस्तान। इस लिहाज से पाकिस्तान को जो करना है वो उस लिहाज से देखना पड़े। चाइना है, चाइना के इधर इंडिया बैठा है, मंगोलिया तो चलो अब चुप होकर बैठ गया, किसी दौर में उन्होंने बहुत तबाही मचाई, बट अब वो चुप हो चुके हैं। चाइना अब ऐसे प्लान्स करेगा जिसको वो प्रॉपर तरीके से लेके चल सके, अपनी स्ट्रेटजी को लेके चल सके। साउथ चाइना सी को उन्होंने ध्यान में रखना है, ताइवान को उन्होंने ध्यान में रखना है, जापान को उन्होंने ध्यान में रखना है, साउथ कोरिया को उन्होंने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे मुल्क उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम साउथ ईस्ट एशिया की भी पॉलिटिक्स पे किसी दिन वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, लेकिन जो जितनी वो छोटी कनेक्टेड है उस पर हम अभी बात करेंगे। अब हम आते हैं, देखिए इंडिया, हम बात कर रहे हैं इंडिया कैसे खित्ते के अमन को तबाह कर रहा है। हमने पहले बात की कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो पीटीएम, एमक्यूएम लंदन, बीएलए, बीएलएफ को सपोर्ट कर रहा है और टीपी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के अंदर वो अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। अब ज़रा हम आते हैं अफ़गानिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के ऊपर। देखिए अफ़गानिस्तान और चाइना, आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर चाइना का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ये इंटरेस्ट कभी पहले इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। हालांकि वो अलग बात है कि सेंचुरी से क्या नाम है, अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान ट्रेड चलती आ रही है सिल्क रोड के थ्रू। जो सिल्क रोड बहुत पुराना है, हैन डायनेस्टी ने बनाया था, उनकी फैमिली ने उस रूट को तैयार किया था ताकि वो ट्रेड को सेंट्रल एशिया तक और यूरोप तक लेके जा सकें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक्सटेंड भी किया गया था ताकि सिल्क रोड को एक तरह से सेफ रखा जा सके मंगोलियन से। आपको मैं प्रेफर करूँगा मंगोल जो सीरीज़ है ना नेटफ्लिक्स के ऊपर, अगर आपके पास मौजूद है तो काइंडली आप वो सीरीज़ लाजमी देखें, उससे आपको आपकी जो थोड़ी इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर बहुत सी फिक्शन चीज़ें काफ़ी इन्वॉल्व की गई हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को रिसर्च करना लाजमी है, वरना आपको लगेगा जो चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं वही ट्रुथ है। जिस तरह से आपको पता है ये टर्किश अर्तुगरुल ड्रामा चलता है, उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें फिक्शन ही है, ऑलमोस्ट फिक्शन है वो ड्रामा। बहरहाल अब चाइना का इंटरेस्ट चेंज हुआ। चाइना ने कहा कि भाई इंडिया, हम $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ईरान में कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सीपैक चल रहा है। क्योंकि साउथ एशिया के अंदर जब तक आप देखें, जब तक यहाँ पे अमन नहीं होने वाला, ये ट्रेड रूट्स नहीं बनने वाले। ट्रेड रूट्स बनेंगे तो ही साउथ एशिया तरक्की कर सकता है। चाइना का पर्पज़ है इकोनॉमिकली इस खित्ते को डेवलप करना अपने साथ साथ, क्योंकि चाइना खुद ट्रेड को बढ़ाना चाहता है। अगर ये खित्ता डेवलप होगा तो ही चाइना डेवलप हो सकता है आगे आने वाले वक्त में, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चाइना अपने ट्रेड रूट्स को बढ़ा रहा है।
और इसी चीज़ को देखें, एक साइड पे इसी को रख के आप ईरान को देख लें। ईरान ने भी अफ़गान तालिबान की जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान है उसको एक तरह से तस्लीम कर लिया है। वो अगर अभी चुप हैं तो वो तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान और ईरान का एक मुश्तरका दुश्मन है और वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इनका मुश्तरका दुश्मन है। तो जब मुश्तरका दुश्मन है तो जब देखें, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। लेकिन इसलिए अब अफ़गानिस्तान और ईरान के ताल्लुकात आगे आने वाले वक्त में हमें बहुत बेहतर नज़र आने वाले हैं। इवन आपने भी देखा है, फ्यूल के लिए तालिबान ने जो रिक्वेस्ट की थी ईरान को, उन्होंने उनको मान लिया, उन्होंने बहाल कर दिया। तो इस खिते के अंदर हर मुल्क अब बड़ी समझदारी से चल रहा है और अपने अमन को और अपनी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए और अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। जबकि इसके बरक्स इंडिया, देखें, इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ मुल्क है कि उसने अपने हमसाया ममालिक से भी चीज़ों को नहीं सीखा और उसको लग रहा है कि मैं बहुत ये तो वो। मैं आपको इसको सिंपल तरीके से भी समझाऊंगा, लेकिन अभी देखें, आपको पता है, ये फैक्ट की बात बताऊं कि चाइना को पाकिस्तान से पहले भारत ने तस्लीम किया था 1950 में, जबकि पाकिस्तान ने 1951 में रिपब्लिक ऑफ चाइना को तस्लीम किया था। लेकिन ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए? इंडिया की अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। जबकि अभी भी इंडिया चाइना का जो मेन इकॉनमी में उनकी जो प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा उनसे चीज़ें एक्सपोर्ट करने वाला, सबसे ज़्यादा ख़रीदने वाला इंडिया है। लेकिन फिर भी उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि US ने किस तरह से पाकिस्तान को यूज़ किया, अफ़गानिस्तान को यूज़ किया। अब वो चाइना के ख़िलाफ़ साउथ चाइना सी के अंदर या इंडियन ओशन के अंदर वो किस तरह से इंडिया को यूज़ करना चाह रहा है। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जब तक एक भी इंडियन सोल्जर ज़िंदा है, US चाइना से लड़ता रहेगा, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था। तो देखिए, यही बात है, इंडिया को ये बात समझ नहीं आ रही। इंडिया हमारा दोस्त मुल्क है, हम चाहे हमारे में जितनी दूरियां, लेकिन हम भी चाहते हैं इंडिया उतना ही तरक्की करे जितना हम भी करें। हम दोनों मुल्क मिलकर चलें, चाइना मिलके चले, साउथ एशिया मिलके चले, तो हमारे मुल्कों की तरक्की हो, जबकि हम दूसरे मुल्कों की जंग के अंदर मत घुसें। यह समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया क्या कर रहा है? देखिए, हम अगर जंग लड़े ना, हम अगर सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़े अफगानिस्तान के अंदर, तो भाई अगर हम ना लड़ते तो आज सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पे भी कब्जा होता। और ज़ियाउल हक साहब की ये स्टेटमेंट थी कि आज अफगानिस्तान जा रहा है, कल पाकिस्तान जाएगा, तो हमारे लिए वो लड़ना लाजमी था, हमें उस जंग में इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं जंग के अंदर? आपका काम बनता है आप उस जंग में ना इन्वॉल्व हों। आप चाइना, पाकिस्तान, इन ममालिक के साथ मिलकर खड़े हों। आप कहें कि हम इनके साथ मिलकर चलेंगे। इवन आप रशिया की आप इंटरेस्ट देखें, वो चेंज हो चुके हैं। रशिया आस्ता आस्ता इस खित्ते की तरफ आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पास एक ऐसा पोर्ट मौजूद है, क्योंकि आपको पता है स्तान कंट्रीज जितने भी हैं, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पाकिस्तान को छोड़ के इन सब मुल्कों से, इवन कराची की इकॉनमी इन सब ममालिक से अकेले बड़ी है। इतनी ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है। क्यों है? क्योंकि कराची के अंदर सी पोर्ट्स मौजूद हैं। सी पोर्ट्स होने की वजह से इकॉनमी के अंदर बड़ा मेजर रोल प्ले करती है कराची के ये चीज़। इसीलिए रूस को भी गर्म पानी की ज़रूरत है, क्योंकि वो वहाँ से ट्रेड करना चाहते हैं। उनकी आधा ज़मीन जो है बर्फ़ के अंदर ढकी रहती है, और वो लैंडलॉक कंट्रीज़ जो है उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब ममालिक को भी इसे तजारत चाहिए। वो सारी तजारत पाकिस्तान दे सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रूस की जो इंटरेस्ट है वो आस्ता आस्ता चेंज हो रहे हैं। लेकिन रूस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट, वो मुल्क उन मुल्कों में आता है जो वहाँ से आर्म्स खरीदता है रशिया से। इसलिए एक तरह से रशिया के लिए वो इंपॉर्टेंट है और उनसे ताल्लुकात लेके चलना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हर मुल्क के इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, ये बात हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इंडिया अपने बेवकूफ़ाना हरकतों से खुद गलत जगह पर लेके जा रहा है। इंडिया हमारा लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया अगर ये सब करता रहेगा तो बहुत जल्द इंडिया को इसका नुकसान नज़र आने वाला है कि इंडिया ने अपने साथ क्या कर दिया। ये बात इंडिया को समझने की बहुत ज़रूरत है। आज इन वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इधर ही इसको कट करते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मैं हूँ आपका होस्ट ज़हरा वान। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियो का पता चले। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए और फॉलो कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मैं हूँ आपका होस्ट ज़हरा वान। अल्लाह हाफिज़।